नमस्कार, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तिवारी, आप देख रहे हैं ऊर्जा धानी न्यूज चैनल। आज हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं पुनर्विस्थापना मंच के महासचिव बंटी भूपेंद्र गर्ग जी। गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऊर्जा धानी न्यूज में। सभी दर्शकों को। बंटी भाई, आज के डेट में मोरवा का कई ऐसे वार्ड हैं जो एनसीएल द्वारा अधिग्रहण किए जा रहे हैं, जिसको लेकर एनसीएल के रीति नीति से यहाँ के विस्थापित काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। आप उसको किस नज़रिए से देखते हैं? जिस तरह से एनसीएल का रीति नीति है, किसी भी चीज़ का स्पष्टीकरण नहीं करना, रोड मैप जारी नहीं करना और नापी शुरू करा देना, इस चीज़ के संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं विस्थापन के बारे में ये जरूर कहना चाहूँगा कि विस्थापन एक ऐसा दंश है जो कि जीवन पर्यंत आदमी नहीं भूल पाएगा। ठीक है, आज लोग खुशी खुशी नापी करवा रहे हैं, खुशी खुशी मिठाइयाँ भी खिला रहे हैं, लेकिन क्या है कि ये विस्थापन 2-4 दिन के लिए नहीं हो रहा है कि हम 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और वापस लौट आएंगे। ये जीवन पर्यंत के लिए विस्थापन हो जाएगा। इससे अपना जो ताना बाना है वो ताना बाना भी बिगड़ जाएगा। और रही बात जो एनसीएल के द्वारा नापी की करवाई जा रही है, तो एनसीएल भी अपने थोड़े से मन मर्जी तरीके में, मान लीजिए, या ढोल मोल रवैया अपनाते हुए वह पहले कुछ पिक्चर नहीं क्लियर करके नापी पे प्रेशर बना के लोगों से नापी करवा ले रहा है। और लोगों को ये समझना होगा कि अगर एक बार हमारे संपत्ति की नापी हो गई, क्योंकि जो नापी करवा रहे होंगे तो उनके पास 5 पन्ने का फॉर्म उनको मिल रहा होगा जिस पे वो साइन कर रहे होंगे और नीचे लास्ट में लिखा रहता है कि मैं इस नापी से संतुष्ट हूँ और मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जब वो संतुष्ट हो गया तो एनसीएल मान लेगा कि संतुष्ट है, तो अपने हिसाब से उनका मुआवजा बनाएगा और बाद में फिर वो पछताएंगे। जिस तरह से अभी हम देखें कि जहाँ पे नापी हो रहा था, वहाँ पे एक सादे पन्ने में मकान का किस तरह से डिजाइनिंग बना के और उसमें उसकी लंबाई चौड़ाई ऐसा कुछ लिखा जा रहा था। इसमें कोई एनसीएल का पेपर होना चाहिए जो नापी हो और उसमें दर्शाया जाए, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? आप तो एनसीएल के पेपर की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो हमारे राज्य सरकार के द्वारा यहाँ के पटवारी आरआई को होना चाहिए ना। उनको ज़्यादा स्थिति मालूम है कि मकान किसका है। मान लीजिए कि XYZ कोई भी किसी का मकान, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार के बहुत से मकान मुआवजे के हिसाब से बने हुए हैं। जो लोग बना करके यहाँ से, कहीं अनपरा से आए, कोई सीधी से, कोई बनारस से, मतलब देश के कोने कोने से लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं। और कोई XYZ पर्सन आ करके बता दे उनको कि मेरा मकान है, मेरा नाम लिख लीजिए, नापी कर लीजिए, तो फिर उसमें क्या होगा? पेपर की तो बात छोड़ दीजिए। इसलिए आरआई पटवारियों को तो होना ज़रूरी है। अभी पुनर्विस्थापना मंच के द्वारा एनसीएल मुख्यालय का घेराव किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विस्थापित सहयोगी रहे और उसको सफल बनाया। पुनर्विस्थापन मंच के द्वारा 24 सूत्री मांगों को लेकर एनसीएल को ज्ञापन भी दिया गया था और जैसा जानकारी है कि 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था। लगभग 1 हफ्ते बीतने चला है। एनसीएल द्वारा क्या प्रतिक्रियाएँ अभी तक मिली हैं? देखिए, अभी इस दौरान में जो इनके मुखिया हैं उनको बाहर जाना पड़ गया था। संभवतः वो कल आ चुके हैं और हमारी उनसे बात भी हुई है। आज ही हम लोगों की बात भी हुई थी, तो उन लोगों ने हम लोगों को समय देने की बात कही है। आजकल में जब भी समय आएगा तो हम लोगों के जो मुख्य बिंदु हैं, 24 प्रमुख बिंदु तो हमारे हैं ही हैं, उन 24 में भी हमारे 7-8 ऐसे बिंदु हैं जो कि तत्काल प्रभाव से उसको लागू उनको करना होगा। उदाहरण के तौर पे मैं बतलाना चाहूँगा आपको कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में आप जाएंगे, जैसे 8 नंबर वार्ड का हमारा ये छठ घाट वाला क्षेत्र है। उधर चटका में जाएंगे तो 7 नंबर वार्ड वाला उधर वाला एरिया है। 3 नंबर में बहुत सारे ऐसे एरिया है, 5 नंबर में भी है, जहाँ पे सरकारी भूमि पर हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं, हमारे यहाँ के जो रहवासी हैं, सालों साल से, मतलब दशकों से रहते आ रहे हैं। अब उनको भी डर भय है कि उनका क्या होगा, क्योंकि वो पट्टेदार तो है नहीं, लेकिन अपने यहाँ पे कई पुस्तकों को उन्होंने खपा दिया। तो हम लोगों ने यही एनसीएल से मांग की कि जो सेक्शन लार एक्ट का सेक्शन 3B कहता है कि भाई जो भी व्यक्ति सेक्शन 9 लगने के 3 वर्ष पूर्व से इस क्षेत्र में रह रहा हो, चाहे वह भूमि पट्टेदार व्यक्ति हो चाहे भूमिहीन व्यक्ति हो, किसी के यहाँ काम करता हो, बटाईदार का काम करता हो, ठेला चलाता हो, गोमटी रखा हो, इस प्रकार से, मतलब कोई भी यहाँ पे इसकी जीविका यहाँ चल रही है,
तो उसको भी वही लाभ दिए जाने चाहिए जो कि एक पट्टेदार को लाभ दिए जाएंगे, चाहे वो प्लाट के बदले विस्थापन के बदले प्लाट की बात हो, वयस्कों को चाहे 15 लाख देने की बात हो, वह सब सुविधाएं और सभी लाभ उस सरकारी भूमि पर निवासित करने वाले अथवा बिना भूमि किसी के यहाँ किराएदार के रूप में भी रह रहे हैं तो उनको एनएचएल को देना पड़ेगा। देखिए, जिस तरह से मेन रोड का उत्तरी भाग वार्ड क्रमांक 3 विस्थापन से छूटा हुआ है, निश्चित रूप से अगर मार्केट पूरा अधिग्रहण हो जाएगा और यहाँ से हट जाएगा तो एक टापू बचेगा। टापू बचने की वजह से न वहाँ किसी प्रकार का व्यापार चलेगा, बल्कि जो ब्लास्टिंग एरिया है नज़दीक आएगी और उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उस संबंध में आप क्या करेंगे? देखिए, इसका मुद्दा भी हम लोगों ने उठाया है। क्या है कि जब सेक्शन 4 लगा था तो सेक्शन 4 पूरे क्षेत्र में लगा था, एनएच के राइट साइड में भी, एनएच के लेफ़्ट साइड में भी, दोनों साइड लगा था। लेकिन सेक्शन 7 जब हुआ तो सेक्शन 7 में कुछ इन्होंने ये मेन रोड का उत्तरी भाग को छोड़ दिया, जो कि न्याय उचित नहीं है। क्योंकि आप जब यहाँ से सब पूरे को विस्थापन कर दोगे, ये ताना बाना तोड़ दे रहे हो, यहाँ का जो ताना बाना है, सोशलिज्म है, ये जब ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ चंद घर जो हैं 11,000 परिवारों में से 100-200 परिवार वहाँ रहते होंगे उत्तरी भाग में, तो वो किसके सहारे रहेंगे? वो उनका, क्योंकि कईयों के हिस्सेदार इस बार हैं रोड के, वो उनके हिस्सेदार जब यहाँ से चले जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे? तो वह स्वतः ही विस्थापित हो जाएंगे बिना पैसा पाए। तो हम लोग यही चाहते थे एनएचएल से कि उनको भी जोड़ लिया जाए और उनको भी जो विस्थापित हो रहे हैं उनको भी उचित मुआवजा और उचित प्रतिकर दे करके ही सबको हटाया जाए। देखिए, अभी तक जितना भी विस्थापन हुआ, चाहे मुहेर हो या मोरवा वार्ड क्रमांक 10 हो, ये ग्रामीण क्षेत्र थे। यहाँ इतने विशाल जिस तरह से अभी जो विस्थापन होने जा रहा है, तमाम बड़े बड़े मकाने बने हैं, तमाम डिजाइनिंग है, कांच, ग्लास, टाइल्स या तमाम तरह की, हाँ, तो उसमें आप किस नज़रिए से देख रहे हैं कि जिस तरह से गांव और शहर में अंतर होता है, इसके रेट में अंतर होता है, इसके रहन सहन में अंतर होता है और ये विस्थापन होने जा रहा है? वो एक लाठी से हाँकने का प्रयास कर रहा है, जबकि पहले एनएचएल का जितना भी विस्थापन हुआ है वह सब ग्रामीण क्षेत्र का हुआ है। ये पहली बार एक ऐसा शहरी क्षेत्र का विस्थापन होने जा रहा है जिसमें कि प्रमुख रूप से एक बाज़ार का बहुत बड़ा हिस्सा है, प्रमुख रूप से यहाँ पे दुकानों का बहुत बड़ा हिस्सा है, व्यवसायियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो वह ये सोचेगा कि हम एक छड़ी में सबको हाँक लें, मकान का दाम भी वही, दुकान का दाम भी वही, और किसी का भी ऑफिस का दाम भी वही, गोदाम का भी दाम वही, कार्यालय का भी दाम वही, तो वो हम लोग नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर आप दुकान को देखेंगे तो दुकान में 3 दीवार, एक शटर और एक छत होती है, मकान से भी कम इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। लेकिन उस दुकान की कीमत उस ईंटें, बालू, गिट्टी, सीमेंट या छत से नहीं आंकी जा सकती। उस दुकान की कीमत उसके दुकान के गुडविल से आंकी जाती है कि वह व्यापारी यहाँ पे अपना कम से कम जीवन यापन तो चला रहा था, दुकान के मत्थे चला रहा है ना। उस दुकान ने ही पता नहीं कितने लोगों को रोज़गार दिया हुआ है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। उदाहरण के तौर पे आप सीमेंट वेमेंट की दुकान अगर आप देखेंगे तो उसमें 2-3 कर्मचारी होते हैं, उस सीमेंट की दुकान से कई पल्लेदार जुड़े होते हैं। तो उसका गुडविल देखिए कि उस दुकान से क्या रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो जो कलेक्टर गाइडलाइन के अंदर व्यावसायिक प्लाट के दाम दिए गए हैं तो उनको तो कम से कम उतना देना पड़ेगा, जबकि हालांकि वो भी बहुत कम है। देखिए, अभी एनएचएल एक आप पुनर्विस्थापना मंच के द्वारा 24 सूत्र का डिमांड किया गया था, जिसमें एनएचएल ने 2-3 मुद्दों पर जवाब दिया है, जिसमें पीडब्ल्यूडी का रेट मकान में और कलेक्टर गाइडलाइन जो है ज़मीन में दिया है। पीडब्ल्यूडी का रोड, जिस तरह से लोगों में चर्चा है, विस्थापितों में चर्चा है कि पीडब्ल्यूडी का रेट ये 2019-20 का है और आज 2024 है, काफ़ी डिस्टेंस है उसमें, और 2019-20 के रेट में काफ़ी जो है कम है। अगर जोड़ा जाए तो उसमें कम है। आजकल हर विस्थापित के हाथ में कैलकुलेटर है उसको जोड़ने के लिए, तो लोग हताश टाइप के हो रहे हैं। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो सबसे बड़ा मजाक एनएचएल के द्वारा किया गया। साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी वो पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए हैं कि उन्होंने तो फरमान जारी कर दिया कि इस रेट से दे दिया जाए। आप ज़मीन का अधिग्रहण किससे कर रहे हैं? ज़मीन का अधिग्रहण कर रहे हैं कलेक्टर गाइडलाइन से। अब बात आई जब परसंपत्ति की, तो परसंपत्ति का आकलन किससे कर रहे हैं? परसंपत्ति का आकलन पीडब्ल्यूडी से कर रहे हैं। क्यों भैया, पीडब्ल्यूडी से क्यों कर रहे हो? आप अपने मकान बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? एनएचएल वाले अपने मकान बना रहे हैं।
एनसीएल अपना मकान डीएसआर से बनाता है, डेली शेड्यूल रेट से, जिसमें कि 2400-2500 रुपये स्क्वायर फीट उनके बी टाइप सी टाइप बनते हैं, जो कि हमारे यहाँ जो आप जिस बिल्डिंग बैठे हैं उससे बहुत नीचे श्रेणी के होते हैं। जिस क्वालिटी का आपका बिल्डिंग बना हुआ है ये, उससे बहुत श्रेणी नीचे है उनका सी टाइप बी टाइप का क्वार्टर। वो जब 2500 रुपये स्क्वायर फीट बनेंगे और हमारे 900 रुपये 850 रुपये स्क्वायर फीट बनेंगे, ये तो सीधी सीधे आँख में धूल झोंकने वाली बात है, जो कि किसी भी हालत में यहाँ का जनता स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार अगर वो लोग करेंगे रेट को लेकर के। तो देखिए, अभी कुछ दिन पहले कलेक्टर कार्यालय में एनसीएल और शायद ओबी कंपनियों की बैठक थी, जिसमें कलेक्टर साहब बोले थे कि ब्लास्टिंग से जो भी मकानों का नुकसान हो रहा है तो वो एनसीएल भरपाई करेगा। अभी जैसे जानकारी मिला है कि बाजार हनुमान मंदिर का भी छज्जा गिर गया है। जी। ये सौभाग्य है कि वहाँ पे कोई था नहीं तो बड़ी दुर्घटना होने की संभावना थी। उस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, घटना तो हो ही जाती है। सौभाग्य ये रहा कि जो वहाँ के पुजारी हैं चकाचक जी, वो बगल में ही खड़े थे, गिरे तो हट गए। अगर थोड़ा सा 1-2 फीट इधर होते तो हो सकता है उनको हेड इंजरी हो जाती। तो जो ब्लास्टिंग रूपी भूकंप है, ब्लास्टिंग मत बोलिए इसको, तो भूकंप बोलिए कि रोज़ भूकंप आ रहा है सिंगरौली क्षेत्र में। मकान तो हिल ही रहे, मकान के साथ लोगों की आत्माएं भी हिल जा रही हैं। तो जब ये ब्लास्टिंग इतनी तेज तीव्रता से होती है, आप तो 30वीं मंजिल बैठे हैं तो आप तो हमको लग रहा है कुर्सी छोड़ के भाग जाते होंगे। ये इतना नुकसान पहुंचा चुका है बिल्डिंगों को कि पूछिए मत। इस ब्लास्टिंग को लेके कई बार थाने में मीटिंग हुई, बैठकें हुई। उस बैठक में उस समय के देन एसपी थे रुडोल्फ साहब थे, रुडोल्फ एल्वारेज साहब। तो उन्होंने यहाँ के डायरेक्टर और जीएम जयंत के साथ एक जॉइंट मीटिंग हम लोगों की थाने में कराई थी। उस थाने में मीटिंग में ये तय हुआ था कि जिसके घर का जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करा करके उसकी क्षतिपूर्ति कॉरपोरेट फंड के माध्यम से सभी को करवाई जाएगी। उनके मतलब कई बार, अभी आप मालूम होगा 2 महीने पहले करीब यहाँ थाने में फिर मीटिंग हुई थी, जिसमें मैडम निवेदिता गुप्ता जी और कलेक्टर शुक्ला साहब भी आए थे। उसमें भी उन्होंने लोगों को तो ऐसा लगा कि अब कुछ ना कुछ हल निकलेगा, लेकिन कुछ हल निकला नहीं। बहुत अच्छा अभी कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी किया कि जो भी क्षति होगी उसकी क्षतिपूर्ति को एनसीएल के द्वारा किया जाएगा। तो आज हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर के जाके थाने में भी हम लोगों ने अपना शिकायत दर्ज कराई है कि भाई हमारे मकान क्रैक हो गए हैं, बोरवेल बैठ गए हैं, हमारा सेफ्टी टैंक धंस गया है, आज हनुमान मंदिर का छज्जा टूट गया है। हम लोगों ने सीएमडी ऑफिस को भी पत्र लिख करके इस बारे में उनको आज सचेत किया है। और ये ब्लास्टिंग जो है, अगर ब्लास्टिंग कम नहीं होगी और ब्लास्टिंग इसी प्रकार से होगी तो मुझे लगता है कि लोग खुद ब खुद विस्थापित हो जाएंगे। मोरवा का जो क्षेत्र विस्थापन होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पट्टे के साथ साथ तमाम लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं और मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन में घर बनाए हुए हैं। अब उनके ये समझ में नहीं आता है कि मेरे मुआवजा का वितरण किस तरह से होगा, प्लाट मुझे भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो वयस्क को 15 या 25 लाख जो भी मिलने वाला हो वो हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ज़रा उनको समझाने का प्रयास कीजिए कि उन्हें किस तरह का लाभ मिलेगा। जैसे अभी इंटरव्यू शुरुआत में मैंने उनके लिए बता दिया कि सरकारी भूमि वालों के लिए और उनके लिए क्या लाभ मिलेंगे। वो सेक्शन 3P ऑटोमेटिक उन लोगों को पूरा लाभ दिलाने के लिए सक्षम है। ये पूरा का पूरा इनको लॉ पढ़ना पड़ेगा एनसीएल वालों को, और टो टू टो मतलब जो है पूरा एक एक अक्षर सह लॉ एक्ट का पालन करना पड़ेगा। मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि लॉ एक्ट में स्वयं लिखा हुआ है कि अगर किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा लॉ एक्ट के पढ़ने में या लॉ एक्ट को लागू करवाने में कोई भी त्रुटि की जाती है तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। मैं एक बार पढ़ के बताना चाहूँगा आपको। मैं उसमें लिखते हैं, इनका जो लॉ एक्ट में लिखा गया है कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत यदि कोई सरकारी अधिकारी या कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करती है तो उन्हें निम्नलिखित सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। जुर्माना, अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर मामलों में कारावास की सज़ा भी हो सकती है। दोनों जुर्माना और कारावास की सज़ा भी हो सकती है। निलंबन एवं बर्खास्तगी भी हो सकती है। मुआवजे का भुगतान, प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे का भुगतान भी उस अधिकारी को अपनी जेब से करना पड़ सकता है। ये भी ध्यान रखना होगा कि सज़ा की दर और प्रकार मामले की गंभीरता और परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। तो ये तो मतलब जैसा मैं बता रहा था कि लॉ एक्ट को अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं। अगर लॉ एक्ट में जो शेड्यूल 2 के अंदर जो कैलकुलेशन में करने का तरीका लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हमें अपना पूरा खाका तैयार करना है, किस प्रकार से हमको
अपना गणना पत्र बनाना है, तो वो गणना पत्र बनाने के लिए भी ये फॉलोअप नहीं कर रहे हैं। कैलकुलेशन शीट बनाने का 8 पॉइंट का तरीका दिया हुआ है कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। क्या होता है कि मान लीजिए कि अभी लोगों में एक भ्रमता फैली हुई है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि आपकी संपत्ति या मकान या संपत्ति का वैल्यू 1 लाख रुपए है, जो कलेक्टर गाइडलाइन मान लीजिए, PWD मान लीजिए, DSR मान लीजिए, कोई भी मतलब जिस भी आंकड़े से करेंगे, उस 1 लाख के ऊपर 1 लाख रुपए क्या मिलना है, सोल्यूशन मिलना है। तो वो 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख हो जाता है। तो लोग उस 2 लाख को उस मकान की कीमत मान लेते हैं, जबकि हकीकत में क्या है कि उस मकान की कीमत 1 लाख ही रुपए है। 1 लाख रुपए आपको क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जा रहा है, क्योंकि जब आप मकान खाली करके जाएंगे तो आपको जाते ही लॉटरी तो लगी नहीं है कि काम धंधा मिल जाएगा। तो क्षतिपूर्ति के पैसे से अपने परिवार का गुजारा करने के लिए आपको सोल्यूशन दिया गया है। उस सोल्यूशन को मेरा निवेदन है दर्शकों से भी कि उस सोल्यूशन को उस रेट में ना जोड़ लें, और रेट में जिसको जोड़ना है सोल्यूशन को वो जोड़ नहीं रहा है। NCL को क्या करना है कि 1 लाख रुपए को कॉलम ए में रखते हुए सोल्यूशन को 1 लाख को उसमें रखते हुए कॉस्ट वहाँ निर्धारित हो जाएगी, और उस कॉस्ट को निकालने के बाद उस कॉस्ट के ऊपर 12% प्रति वर्ष के हिसाब से उनको ब्याज देना होगा। ब्याज नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, वो ब्याज नहीं है, वह मूल वृद्धि है। जो आज की मान लीजिए 2021 में जो संपत्ति का रेट था और आज हम 2024 में प्रवेश कर गए, उस 3 साल के अंतराल में, 4 साल के अंतराल में एक सरकार ने तय किया कि उस सरकार को करंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू लाने के लिए 12% हर वर्ष दे दिया जाए, जिससे कि जब हम मुआवजा वितरण करें तो उसको करंट वैल्यू का लाभ मिल जाए। तो वो करंट वैल्यू का लाभ कैसे मिलेगा, 2 लाख में मिलना चाहिए। अभी क्या करते हैं कैलकुलेशन में ये लोग, जो 10 नंबर वार्ड का देखने को मिला कि 1 लाख रुपए आपका कीमत उधर हुआ, और फिर आपका जो है 1 लाख रुपए के ऊपर 12% जोड़ करके आपका टोटल वैल्यू निकाल देंगे, और उस 1 लाख रुपए सोल्यूशन को लास्ट में नीचे ला के जोड़ देंगे। तो इससे आपको वो जो 1 लाख रुपए जोड़ रहे हैं, उस 1 लाख रुपए के ऊपर मान लीजिए कि 50% आपका ब्याज बन रहा है 5 साल 4 साल का, तो 50% आपका राशि और नुकसान हो जा रहा है। तो ये समझने की बात है। अगर ये नहीं समझेंगे तो इस बार लॉ एक्ट की सज़ा इनको समझा देगी। लोगों में चर्चा है कि NCL अधिग्रहण में ये मार्केट है, मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। NCL को पर्याप्त मात्रा में मुआवजा का वितरण करना होगा, और लोगों का जैसा कयास है कि NCL ऐसा न हो कि उसे नुकसान होना दिखे और मार्केट को ना अधिग्रहण करे। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे बड़ी भूल है लोगों की। आज एक थंब रूल है कोयले का कि हर हेक्टेयर में 1 मिलियन टन कोयला होता है। तो टोटल भूमि अधिग्रहण यहाँ 1400 कुछ हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जा रही है। तो मैं 1400 नहीं पकड़ता हूँ, NCL का रिकॉर्ड मानता हूँ, जो NCL ने अपना डाटा पेश किया मंत्रालय में कि 1300 मिलियन टन कोयला इनको यहाँ से प्राप्त होगा। तो 1300 मिलियन टन कोयले को आप 1550 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। 1 मिलियन टन में 10 लाख टन कोयला होता है, तो 10 लाख टन इंटू 1500 रुपये और इंटू 1300 रुपये, 1300 मेट्रिक टन मिलियन टन। तो ये टोटल आपका वैल्यू आता है, आज के दर की बात कह रहा हूँ मैं, 1,95,000 करोड़ रुपए कोयले की वैल्यू जो निकलेगी इस धरती के अंदर से। उस 1,95,000 करोड़ को निकालने में इनका खर्चा आएगा 40,000 करोड़ रुपए, और जो ये बनाए हैं कि हमको विस्थापन में खर्चा करना पड़ेगा 25,000 करोड़ रुपए, यानी कि 40 + 25 65,000 करोड़ रुपए माइनस कर दीजिए 1,95,000 करोड़ में, तो कितना बचता है? तकरीबन 1,30,000 करोड़ रुपए आज भी NCL आज के रेट में भी फ़ायदे में है, सब खर्चा काटने के बाद। और मान लीजिए कुछ खर्चा होगा तो 1 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए ना, 1 लाख करोड़ रुपए तो NCL को आज के रेट से फ़ायदा है। जब तक ये कोयला यहाँ पे निकलेगा 5 साल 7 साल 10 साल जो लगेगा, तब तक कोयले का रेट 5,000 6,000 7,000 10,000 जाएगा। तो मान लीजिए इनको लाभ क्या होगा, कोयले का वैल्यू उस समय हो जाएगा 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़। इतना महंगा कोयला है मालिक, ये कभी नहीं छोड़ सकते। ये खाली हवा में बनाए हैं कि हमको नुकसान हो रहा है, लोगों को भरमा रहे हैं। लोग भ्रम में ना पड़े, ये बहुत मुनाफे का काम है। बहुत मोटी सीम है यहाँ सिंगरौली, अपने जिस क्षेत्र में बैठे हैं, ये सबसे मोटी सीम है यहाँ कोयले की, अच्छी जैन से भी अच्छा सीम है कोयला का यहाँ पे। खबर में फिलहाल इतना ही। अगली खबरों के लिए ऊर्जाधानी न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करें।